हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग गुरु। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आज निफ्टी 50 में क्या हुआ था, कहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बने थे, उसके रीज़न के साथ हम यहाँ पे उस ट्रेड को भी एनालिसिस करेंगे ताकि हम समझ सके कि मार्केट में किस सिचुएशन में एंट्री लेनी चाहिए थी, कहाँ पे रीज़न था कि मुझे यहीं पे ही एंट्री लेनी थी, कहाँ पे मुझे रिस्क मैनेज करना था और कहाँ पे मुझे टारगेट प्लान करना था। ओके, ताकि हम आगे होने वाले ट्रेड्स को भी वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसी वजह से हम यहाँ पे आज के जो मार्केट में ट्रेड्स बने थे उसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव है और कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, उस लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे ताकि कल मार्केट में जो उस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझ सके कि मुझे वहाँ पे क्या करना है। और लास्ट में हम यहाँ पे ओवरव्यू समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कौन से लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है, कौन सा डायरेक्शन ले सकता है। ओके, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पूरा एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आए। क्लियर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल के साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। क्लियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 को ही यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम। जनरली मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो मैंने आपको एनालिसिस आपको लर्निंग दी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम रिड्यूस करके हम यहाँ पे चार्ट को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, वो प्रोसेस तो सेम ही रहेगी लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आज के चार्ट को यहाँ पे समझेंगे और कल मार्केट का बिहेवियर यहाँ से हम एनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। ओके, देखिए जनरली मार्केट में जो 1 या 3 कैंडल्स जो भी बनती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा था। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल किस तरीके से ओपन हुई थी, थोड़ा और चार्ट को मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और ताकि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए पीएस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी। चलिए उसके बाद मार्केट देखिए कहाँ पे ओपन हुई, तो कि यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के साथ मार्केट देखिए यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में खुल रहा था, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी थी। चलिए इसके बाद देखिए फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको चलिए थोड़ा टेक्निकल के बारे में बता देता हूँ। नॉर्मली मैंने प्राइस एक्शन के बारे में तो आपको बताई है, लेकिन इंडिकेटर्स में यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो पहले मैं आपको समझा दूँ और उसकी कंडीशंस भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो आपको डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है वो है 15 नंबर का ई एम। यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रही है वो है 15 नंबर का ई एम और यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो है 9 नंबर का ई एम। ओके, देखिए जब भी 15 नंबर का ई एम है वो 9 ई एम में अपर से नीचे कट करे तो वहाँ पे आपको समझना है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ओके, लेकिन अपर साइड 15 नंबर के ईएमए के नीचे ही ये सब होना चाहिए, मतलब कि ये जो मेजर ईएमए है जो 50 कैंडल्स की यहाँ पे हमें एवरेज शो कर रहा है उसके नीचे ही यहाँ पे क्रॉस डाउन होना चाहिए। समझ गए आप? इस तरीके से अगर पैटर्न बनता है तो वहाँ पे समझना है कि डाउन ट्रेंड है। चलिए अगर यहाँ पे 50 नंबर ईएमए के ऊपर अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस ओवर हो रहा है तो वहाँ पे आपको समझना है कि बुलिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें सिंपल यही समझना है कि 15 नंबर के ईएमए के नहीं है, जब भी यहाँ पे नीचे प्राइस मूवमेंट करती है तो वहाँ पे हमें सिर्फ बियरिश ट्रेंड को ही यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, और जब 50 नंबर के ईएमए के ऊपर कोई यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे अप ट्रेंड को ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और कैंडलस्टिक पैटर्न तो जनरली हम वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं उसी का ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड होगी जो है इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब कि अप ट्रेंड के लिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन यहाँ पे छोटी शैडो होगी तो भी चलेगी, लेकिन कोई मेजर शैडो नहीं होनी चाहिए। क्लियर, इतना आपको पता चल गया? चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए फर्स्टली मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल तो बन गई, उसके बाद देखिए पैरेलल हम प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को भी हम यहाँ पे क्रॉस चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर किस तरीके
चल रहा था, एकदम फ्लैट चल रहा था। अगर इंडिकेटर की लाइंस के बीच में अगर गैप जनरेट हो रही है, मतलब कि 15 एंड 9 नंबर के ईएमए के बीच में अगर गैप जनरेट हो रही है और इसका एंगल अगर थोड़ा सा 25 से मैक्सिमम चल रहा है, तो जनरली समझिए कि वहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा है और वहाँ पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। देखिए, जब भी मार्केट गिरता हो तब हमें उसके फर्स्ट डायरेक्शन में एंट्री कभी भी प्लान नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा हो, ओके, जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा हो और उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनानी है। क्लियर? जनरली लोग कहाँ पे लॉस कर जाते हैं, जब मार्केट फर्स्ट टाइम गिर रहा हो उसी के ही अंदर अगर एंट्री प्लान कर देते हैं तो वहां पे जनरली उनका लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एकदम बॉटम में बाय कर दे रहे, इसी वजह से। ओके, तो मार्केट में क्या चल रहा है कि थोड़ा डिस्काउंट चलता है। देखिए, अगर प्राइस यहाँ से गिर रहा है तो वो यहाँ पे मैक्सिमम लो पॉइंट पे है, तो थोड़ा सा उसको ऊपर आने दो, फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उसमें डिस्काउंट मिलेगा उस ऑप्शन में। ओके, तो हम वहाँ पे लो प्राइस में यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या मतलब कि अगर हम लो प्राइस में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, मतलब कि रिस्क हमारा वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। समझ गए आप क्यों रिट्रेसमेंट का हमें यहाँ पे वेट करना है? ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट। देखिए, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसका लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिर रहा था, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था। समझ गए? फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया। चलिए, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिर रहा है, तो अब यहाँ पे समझना है कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे लेना चाहिए। तो देखिए, ये जो कैंडल बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो रिट्रेसमेंट पे बन रही है। चलिए, सेकंड कंफर्मेशन वो 50 नंबर के ईएमए के नीचे है। थर्ड कंफर्मेशन कि वहां पे जो 15 नंबर का ईएमए है और 9 नंबर का ईएमए है उसके बीच में डिस्टेंस है और 9 नंबर के ईएमए के नीचे ये कैंडल क्लोज कर रही है। चलिए, तो ये कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रही है? बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो क्या यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं? देखिए, जनरली तो इस कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है। देखिए, ये जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है। कभी भी बिग बार कैंडल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम अगर यहाँ पे स्लो हो चुका तो फिर वहां पे हमें ऑप्शंस में लॉस हो सकता है। इसी वजह से कोई भी मैक्सिमम बिग बार कैंडल हो तो वहां पे कतई हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, अगर कोई छोटी कैंडल बन रही हो लेकिन इंगल्फिंग कैंडल है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी को वो इंगल्फ कर रही है, तो वहां पे एग्जीक्यूशन हो सकता है, वो एक रीजनेबल है। लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल की बॉडी के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम बॉडी वाली इंगल्फिंग कैंडल बन रही है तो वहां पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे लॉस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब आप समझ गए? देखिए, अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल पे, तो उस केस में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना हो सकता है? देखिए, यहाँ पे आप काउंट कीजिए। जनरली जिस कैंडल को टारगेट बनाया था, तो कौन सी कैंडल को हमने टारगेट बनाया था? इस कैंडल को हमने यहाँ पे टारगेट बनाया था, तो इसके हाई का ही तो हम जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ओके, तो देखिए, इसके हाई का अगर मैं स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। ओके, लेकिन इसके हिसाब से मैं टारगेट किस तरीके से सेट कर सकता हूँ? तो देखिए, नियरेस्ट जो भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है उसको ही मैं एज अ टारगेट कंसीडर कर सकता हूँ, फर्स्ट टारगेट। ओके, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो मैं नेक्स्ट टारगेट तक जाने की कोशिश कर सकता हूँ और उसको मैं प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन जनरली तो मुझे यहाँ पे कौन सा टारगेट दिख रहा है? तो देखिए, एज पर प्राइस एक्शन मुझे ये वाला लेवल एक टारगेट की तरह यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 25 पॉइंट का रिस्क लेता तो मुझे इंडेक्स में कितने पॉइंट्स मिल सकते थे? 21 पॉइंट्स। चलिए, तो यहाँ पे रिस्क से कम मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसी गलती कभी भी मार्केट में नहीं करनी है। ओके, और जैसे ही यहाँ पे टारगेट एग्जीक्यूशन हुआ, देखिए उसके बाद मोमेंटम स्लो हो चुका। देखिए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला गया। ओके, और यहाँ पे ईएमए भी फ्लैट चल रहा था, ईएमए में कोई एंगल नहीं था। समझ गए आप? तो ऐसी बिग बार कैंडल में कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। थोड़ा यहाँ पे मार्केट में क्या करना है, वेट करना है, पेशेंस रखना है कि कहाँ पे मेरा सेटअप बना है। अगर सेटअप बनता है तो ही ट्रेड करेंगे, रेंडमली कोई भी ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज आपका गारंटेड लॉस हो सकता है वहां पे। ओके, समझ गए आप? यहाँ पे हम कंटिन्यूस ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे। देखिए, ये एग्जांपल कैसा था
कंटिन्यूस एक ट्रेंड चल रहा था, उसी के बीच में हमें ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना था। समझ गए आप? चलिए, अगर कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता, सपोज कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता या तो फिर किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता, तो वहां पे बात अलग थी, क्योंकि वहां पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था, तो वहां पे हम एग्जीक्यूशन कर सकते थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम स्लो था, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखिए, ये जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल था, उसी के पास यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया। ओके, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद फाइनली यहाँ पे ईएमए क्रॉस हो चुका, लेकिन क्रॉस कहाँ पे हुआ था? 50 नंबर के ईएमए के नीचे। तो ये क्रॉस हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे अवॉइड कर देना है। देखिए, इसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक हाई देखने को मिला, मार्केट यहाँ के हाई लगाया, फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा से यहाँ पे हाई लगाया, और फिर मार्केट दोबारा से इन तीनों ईएमए को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो देखिए, दोबारा से मार्केट यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन दे चुका था, तो ये क्या हो चुका था? यहाँ पे जो क्रॉस ओवर था वो यहाँ पे ट्रैप था। समझ गए आप? अगर यहाँ पे 50 नंबर का ईएमए नहीं होता तो हम वहां पे गलती कर सकते थे और वहां पे हम थोड़ा सा लॉस बुक कर सकते थे। ओके, इसी वजह से हमें 50 नंबर्स के एवरेज को यहाँ पे हमने इस लाइन को मार्क किया हुआ है। समझ गए आप? चलिए, तो यहाँ पे आपने ये जो अप ट्रेंड दिखा था वो कहाँ पे, किस सपोर्ट के आधार पे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से विजुलाइज हो सके। देखिए, यहाँ से ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर रिट्रेसमेंट बनाया, फिर इसके हाई के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। चलिए, इसके बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है। कौन सी कैंडल ब्रेकडाउन कर रही है? तो कि ये वाली कैंडल। ये कैंडल किस किस चीज को ब्रेकडाउन कर रही है? फर्स्ट तो देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तो ये ब्रेकडाउन कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में वो यहाँ पे ईएमए लाइन को भी क्रॉस कर रही है। जो 50 नंबर का ईएमए थे, 9 नंबर का एंड 15 नंबर का, तीनों ईएमए के नीचे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है, मतलब कि एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। ओके, यहाँ पे हमें दोनों कंफर्मेशन मिल रहा है, एक हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी कंफर्मेशन मिल रहा है और हमें यहाँ पे टेक्निकल भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे विथ रीजन के साथ। अगर आपने इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान की होती तो एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती थी। देखिए, एग्जिट हमारी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, लेकिन इस केस में दोबारा देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा लग सकता था। ओके, क्यों? क्योंकि एक बिग बार कैंडल थी। चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट कहाँ पे मिल सकता था? देखिए, प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल हो उसी को हम एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता था? ये वाला। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान करते तो हमें यहाँ पे एक सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड मिल सकता था। लेकिन अगर ज्यादा हम यहाँ पे रिस्क लेना चाहते तो हमें सिंपल कौन सा वेट करना था? सिंपल 9 ईएमए के नीचे अगर यहाँ पे कोई कैंडल चल रही है तब तक हमें इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। जैसे ही 9 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ओके, तब हमें वहां से एग्जिट प्लान कर देना है। समझ गए आप? तो देखिए, यहाँ पे 9 ईएमए के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज कर रही है? तो कि ये वाली कैंडल। तो देखिए, इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था? यहाँ पे हमें मैक्सिमम 58 पॉइंट इजीली तरीके से मिल सकते थे। ओके, कितने रिस्क पे? 25 पॉइंट के रिस्क पे। तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए, यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री मिस कर दी तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है? तो देखिए, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं किए तो आपको क्या करना है? सिंपल वेट करना है। देखिए, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा है, सपोज कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, चलिए मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसको ब्रेकडाउन होने देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब यहाँ पे ट्रेंड का रिट्रेसमेंट आता है तब हमें वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट करें वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली हमने यहाँ पे ईएमए का यूज क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सके। ओके, तो देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन का भी काम करता है। ये जो 9 ईएमए था वहां तक हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे ही प्राइस 9 ईएमए के पास आती है तो वहां पे हमें होल्ड हो जाना है और वहां पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना है और कंफर्मेशन करना है। तो डाउन ट्रेंड के लिए या तो फिर शूटिंग स्टार, या तो फिर ग्रेवस्टोन दोजी, या तो फिर एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को इंगल्फ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बिग बार कैंडल नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप?
चलिए, तो ये कौन सी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन के यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। तो देखिए टोटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है तो कि 9 EMA के नीचे। तो यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो कि शूटिंग स्टार बन रही है। ओके, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए जनरली मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करके हम यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करके मार्केट के बिहेवियर को यहाँ पे समझने वाले, ताकि हम अपने रिस्क को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सके और टारगेट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके। ओके, इसी वजह से मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को रिड्यूस करके आपको अच्छी तरीके से चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो देखिए इस केस में जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, तो वैसे इसके नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 शूटिंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पे तो कंफर्म एंट्री बन सकती थी। देखिए इसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो इस केस में हमारा रिस्क मिनिमम हो जाता। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन था। फर्स्ट, या तो फिर हम यहाँ पे जो 15 नंबर का EMA था उसको हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते थे, या तो फिर ये जो शूटिंग स्टार था उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते थे। लेकिन जो हमने यहाँ पे टारगेटेड कैंडल प्लान की थी उसी का ही हाई हम यहाँ पे लेके अगर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो उस केस में हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता था। देखिए 4.75, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 5 पॉइंट का रिस्क हो सकता था। ओके, तो इस केस में हम यहाँ पे टारगेट कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो देखिए जैसे ही 9 EMA को क्रॉस करके कोई कैंडल अपर साइड क्लोज करती तो हम इजीली वहां पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था, 35 पॉइंट। ओके, कितने रिस्क पे, 4 पॉइंट के रिस्क पे, मतलब कि 4 to 5 पॉइंट का अगर हम यहाँ पे रिस्क लेते तो हम इजीली 35 पॉइंट बुक कर सकते थे। क्लियर? इस तरीके से भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। चलिए इसके बाद जाते हैं आगे। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से दोबारा से रिट्रेसमेंट ले रहा है। देखिए दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है और दोबारा से हम यहाँ पे कंफर्मेशन का चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से हम शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी या बियरी सिंगल फिंग कैंडल को भी हम यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, देखिए यहाँ पे बुली सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, ये शूटिंग स्टार था। चलिए यहाँ पे तो कि ग्रेवस्टोन डोजी, देखिए यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी जैसे यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, तो हम यहाँ पे इसको एक टारगेट की तरह यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है कंफर्मेशन का। चलिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते तो यहाँ पे एक दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, लेकिन अपर साइड रिजेक्शन है। देखिए लोअर साइड तो शैडो है, लेकिन अपर साइड मैक्सिमम रिजेक्शन है, और बॉडी भी यहाँ पे कौन सी है, बिग बॉडी है, मतलब कि प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे इंगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे हमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल रहा है, एक है ग्रेवस्टोन डोजी और दूसरा है इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम दोनों पे ही एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल के कंफर्म होने के बाद अगर हम एंट्री प्लान करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती तो हम सेकंड कैंडल पर भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिस्क रेशो को समझते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं तो दोबारा से हमारे यहाँ पे रिस्क कितना होता। तो देखिए टारगेट के हाई का अगर हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो वो भी कर सकते थे, या तो फिर यहाँ पे 50 नंबर का EMA, जो 15 नंबर का EMA, उसको भी हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते थे। तो दोबारा से हमें यहाँ पे वेट करना है कि नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे था नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, तो हम यहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल को ही एक टारगेट प्लान कर सकते थे। अदरवाइज जैसे ही 9 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो वहां पर भी हम एग्जीक्यूट कर सकते थे टारगेट को। चलिए 9 EMA के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे टारगेट प्लान करते हैं तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था। देखिए यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे 1 का टारगेट एग्जीक्यूट कर सकते थे, मतलब कि एक छोटा सा स्कैल्पिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जिट प्लान करते हैं तो वो प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता था। चलिए अब बढ़ते आगे। देखिए इसके बाद मार्केट देखिए फिर से गिरा, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन अब की बार कोई कंफर्मेशन नहीं था। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट दोबारा से इस लो के नीचे नहीं गया, मतलब कि यहाँ से मार्केट में मोमेंटम स्लो हो चुका था और यहाँ पे मार्केट साइड बाय साइड चल रहा था। तो ऐसे साइड मार्केट में कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे EMA का क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला
कि यहाँ पे जो 15 नंबर का ईएमए था इसके नीचे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करना है अप ट्रेंड का। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट एक हाई बनाता है और फिर से साइडवेज हो जाता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है और इसके साथ आज का मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज के मार्केट के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेड को समझ सकते थे विथ रिस्क और टारगेट के बिहाफ पे, वो हमने यहाँ पे एनालिसिस करके फाइंड आउट किया और मैंने यहाँ पे आपको रीजन के साथ बताया कि किस रीजन के साथ हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए थी और किस रीजन के साथ हमें वहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए थी। उन दोनों के बीच का मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट शेयर किया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में कहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स एक्टिव है और कहाँ पे बायर्स एक्टिव है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाए होगी तो उन्होंने अगर पोजीशंस को क्लोज नहीं किया है तो वो एक एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। कौन से मार्केट के लिए? तो कि कल के मार्केट के लिए। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे हम मार्क करते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे पाथ टूल का यूज करूंगा। तो फर्स्ट मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन आफ्टर यहाँ से लो, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। चलिए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एक पैटर्न जनरेट हो चुका था और फिर मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट, दोबारा से एक लो, दोबारा से रिट्रेसमेंट एंड दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बना। मतलब कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड इस पॉइंट पे खत्म हो चुका था। तो इस केस में मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था? तो देखिए ये वाला, ये था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। ओके, हमें इसको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये बन गया यहाँ पे स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है? तो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो बन रहा है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड को चेक करना है। अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से मार्केट यहाँ पे खोल हाई लगाया, रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पे खाए और फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल को भी मार्क कर देंगे। तो ये एक बन गया एक स्विंग हाई। चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है, अगेन रिट्रेसमेंट और फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पे गिरता है और फिर गिरने के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस केस में स्विंग हाई क्या था? ये था और स्विंग लो यहाँ पे था। तो हमें इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे हम स्विंग लो को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से हाई लगाता है और फिर इस लेवल के अंदर ही यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो हमें इस लेवल को यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है और नियरेस्ट एक सपोर्ट लेवल है। चलिए तो यहाँ पे करंट चार्ट के अकॉर्डिंग हमने कितने लेवल्स को फाइंड आउट किया? फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड सपोर्ट। तो टोटल 4 लेवल्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो चलिए यहाँ पे हमने आज के मार्केट को यहाँ पे डिटेल में तो समझ लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे ओवरव्यू को समझते हैं, मतलब कि मार्केट ओवरव्यू किस तरीके से चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जो भी मार्किंग्स किए उसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट अभी टॉप पोजीशन पे है। देखिए अभी जो प्रीवियस मार्केट चल रहा था उसकी हाई पोजीशंस पे मार्केट अब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे बियरी सिंगल फिंग कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या शो रहा है, एक नेगेटिविटी शो हो रही है। जो प्रीवियस कैंडल थी उस बॉडी को यहाँ पे ये कैंडल इंगल्फ कर रही है। ओके, मतलब कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन कहाँ तक गिर सकता है? देखिए वापस से ईएमए लाइन तक आने की कोशिश कर सकता है। कौन सा ईएमए लाइन? मतलब कि 9 नंबर के ईएमए के लाइन के पास आने की ये कोशिश कर सकता है, लेकिन नियरेस्ट सपोर्ट लेवल ये वाला है। देखिए मार्केट यहाँ तक रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह मार्केट कल रिस्पॉन्स दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि मार्केट में कौन सी ट्रेंड लाइन चल रही है। देखिए यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेंड लाइन तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ी रेंज में चल रही थी। देखिए यहाँ पे एक अपर रेंज था और यहाँ पे एक लोअर थी, मतलब कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। उसका हाल ही में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये एक ब्रेकआउट की तरह मार्केट चल रहा है तो वो इसका क्या करेगा, यहाँ पे एक कंफर्मेशन करके यहाँ पे एक हाई लगाने की कोशिश करेगा, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट बनाएगा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेगा इस लेवल पे और दोबारा से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब कि कल मार्केट नेगेटिव रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि अभी तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया है। ओके, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो भी सपोर्ट लेवल है
वो ये वाला लेवल है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ था, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये है 25,399, ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके नीचे जो लेवल है वो है 25,216। मुझे इस वाले लेवल तक जाने के मार्केट के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो हमने आज के इस वीडियो में करंट चार्ट को भी एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स बता दिए कि कौन से स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो है जहाँ पे मार्केट मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकता है। और यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ओके, अगर कर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर इस लेवल को मार्केट टच कर सकता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल बन सकता है। ओके, तो चले इसके साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो जाने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।